देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के दुर्ग। ठीक है सर। तो राजस्थान के दुर्गों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर दुर्ग क्या होते हैं। क्या होते हैं दुर्ग? किसे कहते हैं दुर्ग? देखो, मतलब चौड़ी चौड़ी दीवारों से बना दुर्ग जिसमें राजा, सरदार और सेना के सिपाही रहते हो। मतलब ऐसे दुर्ग जो चौड़ी चौड़ी दीवारों से बने हो, उनकी दीवारें कैसी होनी चाहिए? चौड़ी चौड़ी। और उसमें कौन रहते हो? और राजा रहते हो, सरदार, सेना। उनके लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें हम दुर्ग कहते हैं। बनाए गए दुर्गों को दुर्ग कहते हैं। चौड़ी चौड़ी दीवारों से बना दुर्ग जिसमें राजा, सरदार और सेना के सिपाही आदि रहते हैं, उसे हम दुर्ग कहते हैं। और ऐसा गढ़ जहाँ पहुँचना कठिन हो। मतलब दुर्ग क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जिसमें देखो, दुर्ग बनाए क्यों जाते हैं? दुर्ग इसलिए बनाए जाते हैं कि इसमें राजा रह सकें, राजा के परिवार रह सकें। राजा के जो परिवार वगैरह होते हैं उनको रहने के लिए, और जो उनके सरदार होते हैं, राजा के जो राजा के सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, उनके लिए सुरक्षा, मतलब उनके लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए जो बनाए जाते हैं उन्हें दुर्ग कहते हैं। और इनकी दीवारें कैसी होती हैं? चौड़ी चौड़ी। चौड़ी चौड़ी दीवारें क्यों होती हैं? क्योंकि अगर कोई दुश्मन अटैक करता है तो वो दीवार आसानी से नहीं टूट सके। ठीक है, इसलिए चौड़ी चौड़ी दीवारों से निर्माण, चौड़ी चौड़ी दीवारों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और दुर्ग ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पहुँचना कठिन हो। कैसी पे? जहाँ पहुँचना कठिन हो। ठीक है। ऐसा गढ़ जिसमें राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन हो। बिल्कुल, मतलब वो, और ऐसा गढ़, गढ़ मतलब ऐसा दुर्ग जो राज्य की सुरक्षा के लिए, ऐसे किसी राज्य का कोई राजा है तो उसकी सुरक्षा के लिए उसमें पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है। उनमें मतलब वो कि राजाओं के परिवार रह सकें, ठीक है, और पब्लिक मतलब जनता रह सके। ठीक है। और मतलब राज्य के जो लोग हैं, सेना है, और जो बारूद वगैरह, तोप वगैरह, सभी को संरक्षित करने रखने के लिए दुर्ग बनाई जाती थी। ठीक है, समझ में आ रही है क्या? तो दुर्ग चौड़ी चौड़ी दीवारों से बना दुर्ग जिसमें राजा, सरदार और सेना के सिपाही आदि रहते हो। ऐसा गढ़ जहाँ पहुँचना कठिन हो। ऐसा गढ़ जहाँ पहुँचना कठिन हो। ठीक है। और ऐसा गढ़ जिसमें राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन हो। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए उसमें पर्याप्त संसाधन रखे जा सकें, उन्हें दुर्ग कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आता है दु और धन ग। मतलब दु का अर्थ क्या होता है? देखो, दु का अर्थ होता है कठिन, और गा का अर्थ होता है गमन। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है वह निर्मित भवन जहाँ तक पहुँचना कठिन हो। बिल्कुल, दु का अर्थ होता है कठिन, और गमन का अर्थ होता है गमन, मतलब गा का अर्थ होता है गमन, मतलब जैसे भवन या जैसे दुर्ग जहाँ पहुँचना कठिन हो। ठीक है, उन्हें हम दुर्ग कहते हैं। बिल्कुल, ठीक है, ताकि कोई आक्रमणकारी आसानी से आक्रमण ना कर सके, तभी तो उनकी दीवारों को चौड़ी चौड़ी बनाया जाता है, कोई आसानी से उसको तोड़ ना सके। ठीक है, आसानी से पहुंच ना सके। ठीक है। और दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मनुस्मृति में मिलता है। कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। तो दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। ठीक है। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? मनु के द्वारा।
ठीक है। और मनु के द्वारा जो स्मृति लिखी गई तो उसका नाम है मनु स्मृति, उसमें दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मनु स्मृति में। ठीक है, आगे देखो, देखो दुर्गों के निर्माण का उद्देश्य, मतलब क्या उद्देश्य था? दुर्गों के निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था? हमारा कोई ना कोई, देखो हम कोई भी काम करें तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो दुर्गों के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य था? तो देखो, एक तो ये उद्देश्य था कि आक्रमण के समय ऐसा कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो वो राजा खुद और वो परिवार की सुरक्षा कर सकता है। किस में रह कर के? दुर्गों में रह कर के। ठीक है, तो पहला उद्देश्य तो ये था कि अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो राजा स्वयं और अपने परिवार की रक्षा कर सके। ठीक है, और आक्रमण के समय सामग्री का संग्रहण कर सके, जैसे खाने की जो सामग्रियाँ होती हैं उनका संग्रहण कर सके। किसमें? दुर्गों में। ठीक है, समझ रहे हो को नहीं समझ रहे हो? देखो मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई आक्रमणकारी अटैक करता है किसी राजा पर, ठीक है, तो अगर उसके पास दुर्ग ना बने हों, ठीक है, तो फिर वो उस राजा पर आसानी से मतलब विजय प्राप्त कर सकता है आक्रमणकारी। लेकिन अगर उसके पास दुर्ग होंगे तो वो फिर क्या है कि थोड़ा कठिन हो जाता है आक्रमणकारी के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी दीवारें बड़ी बड़ी होती हैं तो उनको तोड़ना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी बात, वहाँ पर पहुँचने के लिए बड़ी दुर्गम मतलब कठिन रास्ते होते हैं। ठीक है, वो ऊंचे स्तर पर होते हैं ताकि अगर कोई आक्रमणकारी कोई अटैक करता है तो ऊपर से वे आसानी से गोला बारूद फेंक सकते हैं, आसानी से मतलब पराजित कर सकते हैं किसी दुश्मन को। ठीक है, और अपनी परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने खाने की व्यवस्था को रख सकते हैं किसमें? दुर्गों में। और आक्रमण के समय आम जनता के लोग होते हैं, सैनिक व पशु प्रजातियों को संरक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल, कई कई दुर्ग तो ऐसे हैं जिनमें आम जन आसानी से रह सकते हैं, सेना रह सकती है, पशुओं को भी रख सकते हैं और खेती भी की जा सकती है। जैसे चित्तौड़ दुर्ग, उसमें तो खेती भी की जा सकती थी। ठीक है, तो आम जन, सैनिक, पशु प्रजाति का संरक्षण कर सकें। ठीक है, ये तुम्हारा उद्देश्य था। राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्ग निर्माण की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है? तो कालीबंगा सभ्यता से। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जो राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों की जानकारी कहाँ से मिलती है? दुर्ग निर्माण की जानकारी सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। कौन सी सभ्यता से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से। लेकिन देखो एक पॉइंट आएगा शायद जरा, लेकिन दुर्गों के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? जी तो राजस्थान में मिलते हैं, चलो मान लिया। देखो ये तो मान लिया कि राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों के निर्माण की जानकारी कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। चलो ठीक है, कौन सी सभ्यता से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से। लेकिन अब देखो अगर जाए कि दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मनुस्मृति में। लेकिन दुर्गों का निर्माण मतलब दुर्गों के निर्माण की जानकारी कहाँ से निकलती है, कहाँ से मिलती है हमें? तो कालीबंगा सभ्यता, तो राजस्थान में। लेकिन भारत में देखा जाए तो दुर्गों के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो राजस्थान में दुर्गों की जानकारी सर्वप्रथम किस सभ्यता से मिलती है? तो कालीबंगा सभ्यता से। लेकिन भारत में किससे मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता। लेकिन राजस्थान में दुर्गों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मनुस्मृति में मिलती है। ठीक है, मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखो भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा दुर्ग कहाँ मिलते हैं? तो महाराष्ट्र में मिलते हैं। कौन से राष्ट्र में? महाराष्ट्र में, जो कि पहला स्थान माना जाता है। दुर्गों की दृष्टि से भारत में पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। कौन सा राष्ट्र? महाराष्ट्र। दूसरा स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश।
पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। और तीसरा स्थान भाई साहब किसका है? अपना। अपना मतलब कौन? राजस्थान। ठीक है। तो दुर्गों की दृष्टि से भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र, तो महाते महाज़्यादा। ठीक है। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान। तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान। ठीक है। महामध्य राजस्थान, महामध्य राजस्थान, महामध्य राजस्थान, महामध्य राजस्थान। महाते महाराष्ट्र, मध्य ते मध्य प्रदेश, राजस्थान राजस्थान। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। ठीक है बहनों भाइयों, चलो आगे चलो। अब देखते हैं उसको देखो। सबसे पहले देखेंगे, देखो ये तुम्हारा भारत का राजस्थान का मानचित्र है तुम्हारा। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बटनेर दुर्ग को। देखो, अब देखो ये तुम्हारा राजस्थान का मानचित्र हो गया। ठीक है। अब ये तुम्हारा उत्तरी दिशा में हो गया बटनेर का दुर्ग। ये तुम्हारा दक्षिणी दिशा में हो गया चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग दक्षिणी दिशा में, उत्तरी दिशा में बटनेर दुर्ग, और पूर्व दिशा में सोनारगढ़ दुर्ग। पूर्व दिशा की बात कर रहा हूँ मैं। और पश्चिम दिशा में सोनारगढ़ दुर्ग, और पूर्व दिशा में लोहागढ़ दुर्ग। उसको हम भरतपुर का दुर्ग भी कहते हैं। मैंने एक क्यों बताया है? और मध्य में कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। मध्य में तारागढ़ दुर्ग। थोड़ा यही समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो तारागढ़ दुर्ग। ठीक है। तो अगर देखो उत्तर दिशा में, तो अगर आ जाए उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? तो उत्तरी सीमा का प्रहरी या प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? तो बटनेर दुर्ग को। और बटनेर दुर्ग किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमान तो भट्टा है, इनकी ट्रिक पढ़ा चुका हूँ कि कौन सा दुर्ग किस किले कौन से जिले में है। ठीक है। तो बटनेर दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, उसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं। चलो उत्तरी सीमा का प्रहरी तो बटनेर दुर्ग को कहते हैं मान लिया, लेकिन दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। क्योंकि दक्षिण दिशा में कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पूर्व का प्रहरी मतलब पूर्व सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? तो पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़ दुर्ग को कहते हैं, जैसे जैसलमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है सोनारगढ़ दुर्ग को। और मध्य में कौन है भाई? राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। तो तारागढ़ दुर्ग भी घटानी है अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग जो कि राजस्थान का हृदय या मध्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को। राजस्थान का मध्य दुर्ग किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को, जो कि राजपूतों की कुंजी कहलाती है। राजपूताने की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? तो तारागढ़ दुर्ग को। राजपूताने की कुंजी तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। सर्वाधिक, अब देखो चलो यहाँ तो देख लिया। अब देखो मैं 4-5 पॉइंट पढ़ाए हैं भाई। 5 पॉइंट से मैंने छठाए पॉइंट भी नहीं पढ़ाए। कैसे? कि उत्तरी दिशा की तरफ कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग। दक्षिण दिशा की तरफ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पूर्व की तरफ लोहागढ़ दुर्ग। और पश्चिम की तरफ सोनारगढ़ दुर्ग। तो उत्तर दिशा की तरफ बटनेर दुर्ग है, तो उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहेंगे। ठीक है सर। दक्षिणी दिशा की तरफ मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसे दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहेंगे। चल ठीक है सर। और पूर्व की दिशा की तरफ कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग, तो उसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहेंगे। चलो ठीक है सर। और पश्चिमी दिशा की तरफ कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग, उसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहेंगे। और मध्य में कौन है? तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, तो उसे राजस्थान का हृदय या मध्य दुर्ग कहते हैं। ठीक है। और उसे राजपूताने की कुंजी कहते हैं। और ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो, अगर कोई विदेशी आएगा राजस्थान में तो सबसे पहले अटैक किस पे करेगा बताइए? तो सबसे पहले बटनेर दुर्ग पर अटैक करना होगा। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पे किए जाते थे? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा है? तो बटनेर दुर्ग। क्योंकि जो भी विदेशी आएगा तो इधर से तो आएगा, तो सबसे पहले बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करना होगा, जब जा कर के अंदर प्रवेश करना होगा। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण
आक्रमण किस दुर्ग पे हुए हैं? बटनेर दुर्ग पे। लेकिन सर्वाधिक स्थानीय, जो स्थानीय मतलब स्वदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुए, किस दुर्ग पर हुए हैं? तो तारागढ़ दुर्ग पर। सर्वाधिक स्वदेशी या स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए हैं? तो तारागढ़ दुर्ग पर। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो, मिट्टी से निर्मित दो दुर्ग हैं, एक तो है बटनेर दुर्ग और एक है कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से दो निर्मित दुर्ग हैं, एक तो बटनेर और एक लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग भी मिट्टी से निर्मित है और लोहागढ़ दुर्ग भी मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा माना जाता है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है बटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा माना जाता है? बटनेर दुर्ग। तो राजस्थान का फिर सबसे नवीन दुर्ग कौन सा माना जाता है? तो मोहनगढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़? मोहनगढ़ दुर्ग। ठीक है, मोहनगढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग माना जाता है, लेकिन सबसे प्राचीन और सबसे पहला दुर्ग कौन सा माना जाता है? तो बटनेर दुर्ग। ऐसा बताया था 3वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। किसका? बटनेर दुर्ग का। ठीक है, हनुमानगढ़ में। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग तो मोहनगढ़ दुर्ग है, तो लेकिन राजस्थान का दूसरा सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? तो लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, जो कि मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, और राजस्थान का सर्वाधिक गहराई में निर्मित दुर्ग भी कौन सा है? तो लोहागढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे गहराई में निर्मित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? तो मैंने बताया सोनारगढ़ दुर्ग को। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक बुर्जों वाला किला या दुर्ग कौन सा है? तो सोनारगढ़ दुर्ग। सर्वाधिक बुर्ज वाला तो सोनारगढ़ दुर्ग। और दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग। तो फिर सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सबसे बड़ा आवासीय, उसे लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखते हैं एक एक वाइज। देखो, बटनेर दुर्ग का हमने क्या क्या पढ़ा? बटनेर दुर्ग उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं और उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार कहते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग से होते थे? किस दुर्ग पर हुए हैं? तो बटनेर दुर्ग पर। और मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी कौन सा है? बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग में हमने मात्र 4 बिंदु पढ़े हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बटनेर दुर्ग को। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? बटनेर दुर्ग पर। मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी कौन सा है? बटनेर दुर्ग। इसके बाद पढ़ेंगे लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग में 3-4 बिंदु हैं कि पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? लोहागढ़ दुर्ग को। राजस्थान का दूसरा सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? दूसरा पहला पूछ लिया जाए तो मोहनगढ़ है, लेकिन दूसरा पूछ लिया जाए नवीन तो लोहागढ़ दुर्ग है। मिट्टी से निर्मित है। बटनेर दुर्ग भी मिट्टी से निर्मित है, लोहागढ़ दुर्ग भी मिट्टी से निर्मित है। और राजस्थान का सबसे गहराई में निर्मित कौन सा है? गहराई में, खाई में निर्मित है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग। इसके बाद पढ़ेंगे हम सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग देखो, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, उसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं। और सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? 99 तो बुर्ज लगे हुए हैं। बुर्ज बोलते हैं खिड़कियों को। ठीक है, सर ऐसा रहता है खिड़कियाँ बोलते हैं क्या? शायद मुझे ध्यान नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग याद रखना है सोनारगढ़। लगभग 99 बुर्ज लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। सर्वाधिक शाखा किस दुर्ग में हुए हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग या लिविंग फोर्ट किसको कहते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ठीक है, सबसे ज़्यादा आवास, तो सबसे ज़्यादा लोग रह सकते थे उसमें। इतना बड़ा था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसमें निवास करती थी, चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक, और मोहनगढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग माना जाता है। तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजपूतानों की कुंजी कहते हैं।
और राजस्थान में सर्वाधिक मतलब स्वदेशी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण सबसे ज़्यादा, क्या बीच में तो थी है, इधर से अटैक कर रहा हो, कोई इधर से कर रहा हो, कोई इधर से कर रहा हो, कोई इधर से कर रहा हो, तो सर्वाधिक स्वदेशी या स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? तो तारागढ़ दुर्ग पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कौन से नगर में या कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो जयपुर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा है? जयपुर, जयपुर, जयपुर। और राजस्थान में सबसे कम दुर्ग किस जिले में पाए जाते हैं? तो श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। सबसे ज़्यादा दुर्ग किस जिले में? जयपुर जिले में। सबसे कम दुर्ग कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में, गंगानगर। ठीक है। और किलों का शहर किसे कहते हैं? राजस्थान में किलों का शहर कहा जाता है जोधपुर को, जोधपुर, जोधपुर। सर्वाधिक दुर्ग कौन से जिले में? जयपुर जिले में। सबसे कम दुर्ग कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में। जयपुर सर्वाधिक, श्री गंगानगर कम। ठीक है। और किलों का शहर किसे कहते हैं? तो जोधपुर को कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक राणा कुंभाजीन को माना जाता है, राणा कुंभाजीन को। ऐसा क्यों कहते हैं राणा कुंभाजीन को स्थापत्य कला का जनक? क्योंकि वीर विनोद, एक पुस्तक है वीर विनोद, वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। कौन से दास? श्यामल दास। तो वीर विनोद के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राणा कुंभा ने मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माता थे। कौन? राणा कुंभा। मैं यो कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन है? तो बेहद राणा कुंभा। क्यों कहा जाता है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग माने जाते हैं? ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ क्षेत्र में कुल 84 दुर्ग हैं। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को वीर विनोद जी कह रहे हैं, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। और वीर विनोद किसके लेखक हैं? वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास, श्यामल दास। तो वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? श्यामल दास। ठीक है। आगे देखो, यहाँ तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आगे देखो, और दुर्गों के सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से माने जाते हैं, या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। राजस्थान में दुर्गों के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? प्राचीन प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से। दुर्गों का उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन से ग्रंथ में मिलता है? कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो मनुस्मृति में। देखो, राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं। कैसे दुर्ग हैं? राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किसने? यूनेस्को ने। कब? 21 जून 2013। देखो 21 जून, जून कब आती है? तो जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठे महीना में, और 2013। ठीक है, 2013। कुछ नहीं करना है। 21 और 1 कितने हो गए? 2 और 1 कितने हो गए सर? 3 हो गए। 3 का गुणा करो 2 बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो 21 जून 2013, 2013। इसको भी जोड़े 3 1 4 4 2 कितने हो गए? 6। कैसे भी कर लो, 3 1 4 4 2 6। ऐसे भी कर लो, 2 1 3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 में से 1 जीरो घटा देंगे तो क्या बचेगा? 21 गुणा करो 6, 2013। कैसे भी कर लो, 21 जून 2013। तो 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। सर कौन कौन से दुर्ग हैं? उनकी ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। गाजर, चीकू, आम। गाजर, चीकू, आम। तो गाते गागरोड, जाते जैसलमेर, दाते रणथंभौर, चीते चित्तौड़गढ़, कूते कुंभलगढ़, आमते आमेर। गाते गागरोड दुर्ग, जाते जैसलमेर दुर्ग, राते रणथंभौर दुर्ग, चीते चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कूते कुंभलगढ़ दुर्ग, आमते आमेर दुर्ग। ठीक है। तो गाजर, चीकू, आम। हम तो गाजर खाएंगे, चीकू खाएंगे और आम भी खाएंगे। हम तीनों चीज़ खाएंगे भाई साहब। ठीक है।
तो गाजर चीकू गाम, तो गाते गागरों जाते जैसलमेर राते। जैसलमेर को हम सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, उसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। कौन से दुर्ग को? जैसलमेर दुर्ग को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग को राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट या आवासीय दुर्ग भी माना जाता है। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में पड़ता है। गागरों दुर्ग झालावाड़ में पड़ता है। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, आमेर दुर्ग जयपुर में। ठीक है। इनकी ट्रिक भी मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बता चुका हूँ। अगर डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा दुर्ग किस जिले में, तो ट्रिक मतलब मैंने ट्रिक पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे देखते हैं दुर्गों का वर्गीकरण। दुर्गों का वर्गीकरण देखो, दुर्गों का वर्गीकरण का मतलब है, मैं यूँ बताना चाहता हूँ कि किस विद्वान ने दुर्गों की कितनी श्रेणियाँ बताई थीं। किसी ने कहा कि दुर्गों की 4 श्रेणियाँ थीं, किसी ने कहा दुर्गों की 6 श्रेणियाँ थीं, किसी ने कहा दुर्गों की 9 श्रेणियाँ थीं। तो हम उसी बात को तो कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं भाई बंधुओं। तो मनु स्मृति के अनुसार सबसे पहले पढ़ेंगे मनु स्मृति के अनुसार। तो मनु स्मृति में ऐसा बताया जाता है कि दुर्गों के 6 प्रकार बताए थे, 6। और दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस में मिलता है? तो मनु स्मृति में मिलता है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण कौन से ग्रंथ में या कौन से पुस्तक में मिलता है? तो मनु स्मृति में। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। और मनु स्मृति में ये भी बताया है कि दुर्गों के कुल 6 प्रकार होते हैं, दुर्गों की 6 श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है। और मनु स्मृति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सी श्रेणी को बताया गया है? तो गिरि दुर्ग को। गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गिरि दुर्ग का मतलब होता है जो पहाड़ियों पर बना होता है। जैसे ये अब इस पहाड़ी पर कोई दुर्ग बना हुआ है, तो इधर से अगर कोई सेना अटैक करती है तो ऊपर से जो सेना होगी किसी राजा की, तो वो अपने दुश्मन पर आसानी से अटैक कर सकती है, गोला बारूद पटक सकती है। तो ये आसानी से मार सकते हैं उन लोगों को, दुश्मन लोगों को। ठीक है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग को बताया था। ठीक है। तो मनु स्मृति के अनुसार सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है। दुर्गों के 6 प्रकार बताए हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग को बताया गया है। अब मनु स्मृति के बाद पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार। अर्थशास्त्र, पहले ये देखो कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य साहब, कौटिल्य जी। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? कौटिल्य। तो कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दुर्गों के कुल 4 प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार। मनु स्मृति में दुर्गों के 6 प्रकार थे, लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी कहते हैं कि दुर्गों के 4 प्रकार थे। ठीक है। और कौटिल्य जी ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किस दुर्ग को बताया गया है? तो गिरि दुर्ग को, गिरि श्रेणी को। जो गिरि श्रेणी के दुर्ग होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब बात सही है, आसानी से हम अटैक कर सकते हैं, दुश्मन को मार सकते हैं, मिटा सकते हैं, कुचल सकते हैं, दबा सकते हैं दुश्मनों को, पसीना छुड़वा सकते हैं दुश्मनों के। अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य जी के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार थे। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? गिरि दुर्ग। सर कौन कौन से 4 दुर्ग? देखो तो एक तो है गिरि दुर्ग, एक है वन, एक है औदक, एक है धानवय। मैं बताऊंगा कि गिरि दुर्ग किसे कहते हैं, लेकिन पहले ये तो देख लो कि अर्थशास्त्र के अनुसार 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले यही तो देख लो तुम भाई बंधुओं। तो देखो, तो पहला गिरि दुर्ग, दूसरा वन दुर्ग, वन, औदक, औदक, धानवय, धानवय, धानवय। तो गिरि वन, औदक धान, औदक धान, गिर गई वन में, गिर गई वन में, गिर गई वन में। औदक धान, औदक मतलब जल। ठीक है। और जल और धान मतलब धानी, धानी से समझ। ठीक है। तो धान, धानी, धान में, औदक मतलब जल, नदियों के संगम पर बना दुर्ग
कौन सा कहलाता है? औदक दुर्ग। औदक दुर्ग को हम जल दुर्ग भी कहते हैं, जल दुर्ग भी कहते हैं, जो नदियों के संगम पर बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम औदक दुर्ग कहते हैं। पहले अब देखो गिरि दुर्ग किसे कहते हैं, तो गिरि दुर्ग को तो मैं बता चुका हूँ, जो पहाड़ियों पर बनते हैं, जो पहाड़ियों पर बने दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाते हैं। पहाड़ियों पर बने दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाते हैं। वन दुर्ग तो वैसे ही याद हो रहा है, वनों में, मतलब वनों से घिरा हुआ दुर्ग। जैसे ये कोई दुर्ग है तो इसके चारों तरफ क्या है? वन ही वन है, वन ही वन है, तो उसको क्या कहेंगे? वन दुर्ग। हाँ, क्यों? बात कर रही, कह रही? अच्छा, अरे ने पढ़ रहे हैं ने कहा, अब बालक 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 बाला बालक खुल हूँ मैं, बस एक आधा घंटा पीछे। हाँ हाँ, तो फिर यार एक आधा घंटा रुक जाओ बस से। हाँ, कब बंद हो गई एजेंसी? नहीं, क्या बजे हो गई, नो कह रहा हूँ। हाँ तो लो बालू बस ने रुक जाओ। हाँ, गिरि दुर्ग, पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाते हैं। वन दुर्ग, जो वनों से घिरे हुए दुर्ग वन दुर्ग कहलाते हैं, मतलब जंगलों से घिरे हुए दुर्ग, मतलब किसी दुर्ग के चारों तरफ जंगल हो। औदक दुर्ग, औदक का मतलब होता है जल, मतलब चारों तरफ जल ही जल हो। यहाँ चारों तरफ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नदियों के संगम पर जो दुर्ग बनाए जाते हैं वो औदक दुर्ग कहलाते हैं। कौन से दुर्ग? औदक दुर्ग कहलाते हैं। और एक आता है धानवय, धानवय दुर्ग। धानवय दुर्ग वो होता है जो मरुस्थल, मतलब मरुस्थल में निर्मित होता है। जैसे इधर तुम्हारा थार का मरुस्थल होता है पश्चिमी राजस्थान में, जो निर्मित दुर्ग होते हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो धानवय, धानवय दुर्ग की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि चारों तरफ क्या है? मरुस्थल ही मरुस्थल है भाई। अब देखो ये है तुम्हारा भारत साल राजस्थान, तो इधर क्या है? मरुस्थली मरुस्थल है, तो इधर की तरफ मरुस्थली मरुस्थल है क्या है? तो इधर की तरफ जो दुर्ग आएंगे तो वो धानवय श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो धानवय दुर्ग मरुस्थल में निर्मित दुर्ग, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार तो हमने अर्थशास्त्र के अनुसार पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, औदक दुर्ग और धानवय दुर्ग, ठीक है। गिरि वन औदक धान, गिरि वन गिर गई वन में औदक धान, औदक धान गिर गई वन में औदक धान। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार बताए गए हैं। कितने? 9 प्रकार बताए गए हैं। देखो 9 प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखो दुर्गों का सबसे मानक वर्गीकरण किसका माना जाता है? तो दुर्गों का सबसे मानक वर्गीकरण अगर माना जाता है तो शुक्र नीति का ही माना जाता है। शुक्र नीति का सबसे मानक वर्गीकरण माना जाता है, ठीक है। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं, दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई हैं। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। और सबसे मानक वर्गीकरण भी किसका माना जाता है? शुक्र नीति का। और सबसे श्रेष्ठ दुर्ग, देखो मनु स्मृति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग या सबसे श्रेष्ठ श्रेणी कौन सी थी? गिरि। अर्थशास्त्र के अनुसार गिरि, लेकिन शुक्र नीति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है तो वो सैन्य दुर्ग माना जाता है। सैन्य दुर्ग वो होता है जिसमें सेना निवास करती है। सही जवाब है भाई साहब। अगर किसी दुर्ग में सेना निवास ही नहीं करती हो तो वो मजबूत दुर्ग कैसे हो सकता है? तो मजबूत दुर्ग वही होगा जिसमें सेना निवास करती हो, तो सैन्य दुर्ग, ठीक है। और देखो शुक्र नीति के अनुसार राजा के कुल 7 अंग बताए गए हैं। ऐसा बताया था कि राजा के कुल 7 अंग होते हैं, ठीक है, जिसमें दुर्ग को भी राजा का हाथ बताया गया है। इसमें जो देखो राजा के कुल 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति इस बात को कह रही है कि राजा के कुल 7 अंग होते हैं, जिसमें से दुर्ग भी एक राजा का ही एक अंग होता है। इस बात को शुक्र नीति कह रही है। और दुर्ग को राजा का हाथ कहा गया है, राजा का हाथ, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दुर्गों में मतलब शुक्र नीति के अनुसार राजा का हाथ किसे कहा गया है, तो दुर्गों को, ठीक है। आगे देखो अब जी हैं 7 अंग। 7 अंग कौन कौन से होते हैं देखो। तो देखो एक तो होता है राजा,
खुद। एक होता है अमात्य, राजा अमात्य। एक है सुहृद, सुहृद सुहृद, कोष और राष्ट्र, दुर्ग, सेना। देखो एक तो राजा हो गया, ठीक है सर, ऊपरी ऊपर राजा हो गया। राजा के लिए क्या चाहिए? सेना। सेना, चल बिल्कुल सही है सर, सेना और राजा। अब देखो राजा और सेना आ गई, और राजा और सेना किस में निवास करेगी? दुर्गों में, तो दुर्ग हो गया। ये राजा के अंग नहीं है, मतलब याद कराने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि ऊपर ऊपर राजा, और राजा के लिए क्या चाहिए? सेना, और फिर दुर्ग, और दोनों के रहनी दो भाई, दोनों किस में रहेंगे? दुर्गों में, तो दुर्ग, ठीक है सर। अब इनके चाहिए, इनके लिए क्या चाहिए? कोष, तो कोष तो चाहिए ना, चल बिल्कुल सही है, कोष और राष्ट्र। और राष्ट्र मतलब पूरा राज्य, राज्य की बात हो रही है, तो राष्ट्र, ठीक है। और बचा अमात्य और सुहृद, अमात्य और सुहृद। देखो राजा सेना दोनों के लिए किसमें चाहिए? दोनों किसमें रहेंगे? दुर्गों में, तो दुर्ग। फिर कोष चाहिए, राष्ट्र मतलब राज्य, फिर अमात्य और सुहृद, अमात्य सुहृद, अमात्य सुहृद, ठीक है। तो राजा, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, ठीक है। मैं पहले राजा, फिर सेना, फिर दुर्ग, फिर राष्ट्र, फिर कोष, फिर अमात्य, फिर सुहृद, ठीक है। तो दुर्ग को हम राजा का हाथ कहते हैं, दायां हाथ, ठीक है। 7 अंग। देखो कौन कौन से दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं शुक्र नीति के अनुसार। पहली आती है गिरि, तो गिरि में बता चुका हूँ, जो पहाड़ियों पर निर्मित दुर्ग होते हैं उन्हें हम गिरि दुर्ग कहते हैं। बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ? बिल्कुल गिरि। वन दुर्ग, वन दुर्ग भी बता चुका हूँ, वनों से घिरा हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, ठीक है, वन दुर्ग कहलाता है। जैसे शिवाना दुर्ग, ठीक है। अगर आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा वन दुर्ग है, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण माना जाता है शिवाना दुर्ग, ठीक है, शिवाना दुर्ग, ठीक है। क्लास 9th मतलब 10th की क्लास में दे रखा है जी कि निम्नलिखित में से वन दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो शिवाना दुर्ग, ठीक है। शिवाना, शिवाना वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। शिवाना वनों से घिरा हुआ दुर्ग, जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग। औदक या जल दुर्ग, मैंने बताया नहीं बताया, तो नदियों के संगम पर जो दुर्ग बनाए जाते हैं वो औदक या जल दुर्ग कहलाते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है तो गागरोन का माना जाता है। कौन सा? गागरोन दुर्ग, ठीक है। तो गागरोन दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? तो औदक या जल दुर्ग में, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेता है तो बता रहा हूँ मैं। धानवय दुर्ग, धानवय दुर्ग, धानवय दुर्ग का मतलब होता है मरुस्थल में बने होते हैं, ठीक है। जो मरुस्थल में निर्मित होते हैं उन्हें हम धानवय दुर्ग कहते हैं, ठीक है। तो चारों को तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और भी बता देता हूँ मैं। धान मरुस्थल में निर्मित दुर्ग, जैसे जैसलमेर का दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग है जो मरुस्थल में बना हुआ है, ठीक है, तो जैसलमेर दुर्ग। एक होता है पारिद, पारिद, पारिद दुर्ग मतलब वह दुर्ग जिसके चारों तरफ सुरक्षा हेतु परकोटा बनाया जाता हो। देखो जैसे एक कोई दुर्ग है और इसके चारों तरफ क्या बना दिया गया हो? परकोटा, सुरक्षा के लिए। उस दुर्ग की चारों तरफ बना दी, एक दीवार सी बना दी, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हो, चौड़ी चौड़ी दीवारें बना दी गई हो, उसको हम परकोटा कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो उसको हम पारिद कहते हैं, पारिद। कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे जी? पारिद। पाद मत दिए कहूँ पाद नहीं, पारिद, ठीक है। तो पारिद, ठीक है। जैसे जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग धानव श्रेणी में आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो लेकिन जैसलमेर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसके चारों तरफ परकोटा है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसके चारों तरफ परकोटा है। जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर दुर्ग धानव श्रेणी में हो जाता है, ठीक है। पारिक, खा मतलब खाई, जिसके चारों तरफ खाई हो, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। जैसे कुछ दुर्ग है और इसके चारों तरफ क्या हो? खाई, ठीक है, खाई हो, खाई हो। जैसे भरतपुर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ कहाँ पर आता है? बीकानेर में, ठीक है। भरतपुर दुर्ग, जैसे भरतपुर दुर्ग का मतलब होता है लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग को ही भरतपुर दुर्ग कहा गया है, ठीक है। तो पारिक श्रेणी में, पारिद, पारिद का मतलब होता है जिसके चारों तरफ सुरक्षा हेतु परकोटा हो। और पारिक, पारिक का मतलब होता है जिसके चारों तरफ खाई हो। अगर परकोटा है तो पारिद और खाई है तो पारिक, ठीक है। और देखो सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग वो होता है जिसमें केवल सेना निवास करती हो, जो कि शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। कौन सा? सैन्य दुर्ग, ठीक है। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग वो होता है जिसमें सेना और सेना के साथ साथ जनता निवास करती हो। अगर केवल सेना निवास कर रही है तो सैन्य दुर्ग, और सेना के साथ साथ अगर जनता निवास कर रही है तो सहाय दुर्ग। तो सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग, ठीक है। सैन्य सहाय। एक होता है एरड़, 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 एरड़ का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए दुर्गम मतलब कठिन रास्ते हो,
ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा दुर्ग है जहाँ पहुँचने के लिए कठिन व दुर्गम रास्ते हो, तो एरड़ दुर्ग कहलाते हैं, एरड़ दुर्ग। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जालौर दुर्ग, जैसे ये दुर्ग हैं जिनको पहुँचने के लिए कठिन रास्ते बने हुए हैं, तो चित्तौड़, जालौर, ठीक है। या तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। इसमें सिर्फ हमने क्या देखा है, मतलब दुर्गों का सामान्य परिचय पढ़ा है। अगली क्लास में हम दुर्गों का, अब अगली क्लास में दुर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय, ठीक है।